नमस्कार प्यारे दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों हम चल रहे हैं नेट सेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र पर। आज हम उसकी एक टेस्ट श्रृंखला के यूनिट सेकंड के टेस्ट क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी जस्ट पहले नेट का पेपर होगा, फिर सेट का, फिर नेट का तो वैसे ही वर्ष में 2 बार होता है। इसलिए साथियों कि आप लग जाइए इस अभ्यास प्रश्न पत्र पर और इस तरीके से मेहनत कीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। साथियों, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मुश्किलें मिलेंगी ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख। तो साथियों, हम अपना सफर जारी रखते हैं, आप और हम मिलकर। तो आइए पहले क्वेश्चन से करते हैं। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? पहला क्वेश्चन है, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, ये केवल शैक्षिक प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है, ये व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक व अनियोजित प्रक्रिया है। तो इसका आंसर बताइए। तो आप जानते हैं इसका बेहतर आंसर, सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित गतिविधि है। इसमें सबसे बेस्ट विकल्प हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप जान चुके हैं, ए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर मेरे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आप देखिए, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? समाज का भलाई करना, सिद्धांत और सामान्यकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्या को सुलझाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। समाज का भलाई करना तो वैसे भी कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा, दिनचर्या से समस्याओं का नहीं, सिद्धांतों और सामान्यकरण का विकास करना, इसका सबसे बेस्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से हल करें कि पहले तो निकाल दें कि कौन सा नहीं हो सकता है, जो बचेगा फिर उनमें से सोचें। तो इस तरीके से अगर आपकी पद्धति रहती है तो आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं होंगे मेरे दोस्तों। बस साथियों, ये निवेदन जरूर है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा निवेदन है कि हमारी ऐप एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन पर सारे जो टेस्ट और वीडियो हैं एक साथ रखी हुई हैं, अनलॉक हैं, आप उनको इतना अधिक देखें, ऐप को हमारी तुरंत डाउनलोड कर लें। किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो वीडियो वहां कर जाके देख सकते हैं। पीपीटी भी ओपन है, आपको बार बार हमें मैसेज करने की जरूरत नहीं है, पीपीटी भी वहां रखी हुई है और अनलॉक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी ऐप एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन डाउनलोड करनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, अनुसंधान की गहराई से, शोधकर्ता के अनुभव से। तो वास्तव में इसमें किससे गुणवत्ता किससे होती है? देखो, प्रासंगिकता से तो नहीं होती, गुणवत्ता है या क्वालिटी, शब्द का ध्यान रखना है। अनुसंधान की गहराई से भी गुणवत्ता नहीं आती, गुणवत्ता आती है पद्धति से। किससे आती है? पद्धति से। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। तो हमेशा ध्यान रखना, गुणवत्ता पद्धति से आती है, मेथड से आती है, शोधकर्ता के अनुभव से भी गुणवत्ता नहीं आती है। तो जैसा मेथड अपनाएंगे वैसी आपकी गुणवत्ता आएगी, क्वालिटी आएगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। तो तीसरे का भी बी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चौथा, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का विकास किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? एवेल्युएट करने का क्या है? गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं को क्रियान्वित कर जिस कठोरता से इसको लागू किया जा सकता है। तो वास्तव में गुणवत्ता का मूल्यांकन है कि लागू कैसे होता है। तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, प्रकाशन के स्थान से नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा ये। तो आंसर हो जाएगा सी या से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 में लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है, एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है, तो इसमें कौन सा विशिष्ट गुण है? जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना, क्षमता, उपरोक्त सभी। तो वास्तव में शोधकर्ता का क्या है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी क्या है? नहीं, सक्रिय कल्पना है, ये भी नहीं होगा। क्षमता ज्यादा, एबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं साथियों, छठे का देखते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है? नमूने का चयन, निष्कर्ष,
तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का संग्रह। तो अब इसमें क्या बैठेगा, सबसे पहले तो चयन किया जाएगा, फिर संग्रह किया जाएगा, फिर विश्लेषण किया जाएगा, निष्कर्ष, दो लास्ट में आएगा। तो यानी कि अनुसंधान जब सर्वेक्षण करेंगे सबसे पहले तो नमूने का चयन है, 1 नंबर आएगा, फिर क्या आएगा, दूसरा तथ्यों का संग्रह, फिर तथ्यों का विश्लेषण, लास्ट में निष्कर्ष। तो छठे का आंसर हो जाएगा बी। तो ये क्रम पूछा है, ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें और इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो आपको पक्का मिलेंगे एग्जाम में। ये पुराने क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे लिए गए हैं, पुराने पेपरों का भी इसमें मिश्रण किया गया है ताकि आपको ज्यों का त्यों क्वेश्चन मिल सके नेट सेट के अंदर। तो आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करनी। एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है, उपयोगिता और प्रासंगिकता, खोज योग्य में, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना, उपरोक्त सभी। तो सातवें में क्या है, उपयोगिता प्रासंगिकता में भी है, खोज योग्य भी है, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना भी। तो इसमें चारों आंसर सेट बैठते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आठवां देखते हैं साथियों, अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है समस्या का चयन करना, एक समस्या की खोज करना, एक समस्या का पता लगाना, एक समस्या का पहचान करना। तो आठवें का क्या है, समस्या का पहला पता लगाना। तो वास्तव में समस्या क्या है वो पता लगाना ही मेन है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो अब 9th में चलते हैं साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जाता है, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जाता है, शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं। तो वास्तव में क्वेश्चन नंबर 9 का सही में क्या है, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जाता है, शोध निबंध के पहले अध्याय नहीं होते, प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जाता है, ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये बी, आंसर है बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन साथियों, एक अच्छी परिकल्पना हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है। अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए, ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके, सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखा परिकल्पना में सारे लक्षण होने चाहिए। हाइपोथेसिस अच्छी वही होती है जो तथ्यों के साथ विधि पूर्वक सुसंगत हो, ऐसे ढंग से जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके, सीमित दायरा हो और महत्व वैश्विक वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब सार्वभौमिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें हाइपोथेसिस में चूंकि सारे गुण होने चाहिए तो इसलिए आंसर है डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। तो वास्तव में तो आपको इस तरीके से हल करना है, लेकिन हमारी वीडियो को शेयर करते जाएं और आगे हल करते जाएं। ये बहुत ही सरल और अद्भुत क्वेश्चन है और ये पुराने आए हुए इसमें काफी शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना या परिकल्पना हाइपोथेसिस का वर्णन नहीं किया सकता, शून्य प्रश्न रूप में, घोषणात्मक शब्दों में, सामान्य परिभाषिक शब्दों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य परिभाषिक शब्दों में इसका परिकल्पना को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है, घोषणात्मक शब्दों में कर सकता है लेकिन कोई निश्चित इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। 12वें में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है, शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। तो 12 का आंसर क्या है, सारे लक्षण हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी। 13 में देखते हैं, अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें कौन सी हैं। अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना, एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें, अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। तो अब इसमें आवश्यक कौन सी है, तो वास्तव में देखा जाए उपकल्पना अच्छी से तैयार की गई, अच्छा शोध पर्यवेक्षक, तो सबसे बढ़िया अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। समस्या कौन सी है स्पष्ट होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और पुस्तकालय में पुस्तकें होना तो वैसे भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर आपका इसका बेस्ट आंसर जो है दे बनेगा, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब 14 में देखते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या तात्पर्य है। यहाँ निष्पक्षता का क्या मतलब है, निष्पक्ष का मतलब है सही या गलत का उचित निर्णय, सुसंगत निष्कर्ष, अंतः शोधकर्ता समझौता, उपरोक्त से कोई नहीं। तो सही गलत का सही निर्णय तो आप सोच के बताइए 14 का क्या है। तो इसमें है निष्कर्ष जो निकाले आप सुसंगत हो, उसमें उससे मैच करता हो, इसका मतलब सुसंगत निष्कर्ष है, सही गलत का उचित निर्णय से नहीं है। निष्कर्ष है वो सुसंगत है, आपकी समस्या और आपके अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है
वो बिल्कुल एकदम स्टिक होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुसंगत निष्कर्ष। अब आगे देखते हैं साथियों। अब इस तरीके का देखो कितनी इसमें परेशानी आती है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है? निष्पक्षता के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से, वैधता के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो 15 का आंसर क्या है? सभी चीज चाहिए। तो वास्तव में निष्पक्षता भी हो, विश्वसनीयता भी हो, वैधता भी हो, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया सकता पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है? तो इसमें कौन सी वैधता है? अंकित वैधता, निर्माण वैधता, मानदंड वैधता, सामग्री वैधता। तो 16 का आंसर क्या होगा? निर्माण वैधता। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण वैधता, अंकित का नहीं। वैधता ऐसी है जो मापने से संबंधित है, जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकता। तो निर्माण वैधता का जो है कि हम किस तरीके से निर्माण करेंगे, तो वो जो है कल्पना ही हो सकती है उसकी। अंकित का तो फिर मापन भी हो जाएगा, अवलोकन भी हो जाएगा, मानदंड वाली का भी अवलोकन हो जाएगा, सामग्री का भी अवलोकन हो जाएगा। एक निर्माण वैधता ऐसी है कि इसका नहीं हो सकता। तो ये आपको आंसर ध्यान रखना है। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से। तो वास्तव में क्षेत्र अध्ययन तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से ही होगा। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं पर्टिकुलर क्षेत्र अध्ययन जाके करेंगे तो क्षेत्र अध्ययन फील्ड वर्क तो वास्तविक जीवन की, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब साथियों हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सत्यापित करती है कि किस माप की विधि उस विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए वह अपेक्षित है? तो कौन सी वैधता स्थापित करती है कि माप की विधि माप सकने में? निर्माण वैधता तो होगा नहीं, ये तो मैंने बता दिया। इसकी तो वास्तव में प्रत्यक्ष अवलोकन ही नहीं हो सकता, तो 18 का आंसर ये होगा नहीं। अंकित वैधता सबसे ज्यादा इसमें भी सक्षम सबसे ज्यादा है सामग्री वैधता, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। मानदंड का भी निर्धारण नहीं हो सकता, अंकित वैधता का भी वास्तव में कोई नहीं, अंकित का भी कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो सामग्री वैधता ऐसा है, वैलिडिटी ऐसी है कि जिसका पूरा हम कर सकते हैं, माप की विधि माप सकने में सक्षम है। तो सामग्री से ही पता चल जाता है कि माप सकते हैं कि नहीं माप सकते। जैसे सिंपल है साथियों कि आपके पास मैटर कौन सा है, उसी से पता चल जाएगा वैलिड मैटर है कि इनवैलिड मैटर है। आपने कौन सी बुक पढ़ी है, यह भी पता चल जाता है कि आप कितना वैलिड हैं। आगे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होती है, अर्थात जिस सीमा तक निष्कर्षों को सामान्यकृत किया जा सकता है? बाहरी वैधता, आंतरिक वैधता, स्थिति वैधता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 में क्या है? ये बाहरी वैधता है, परिणामों से अध्ययन से परे स्थितियों के लिए, यानी कि जो अध्ययन निष्कर्ष निकाला है उससे भी परे, तो वो बाहरी वैधता है। क्या है? जो वास्तव में इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कौन सी वैधता शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे, परे का मतलब बाहरी वैधता से है, वैसे भी पता चल रहा है, तो आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। 20वां, जिस सीमा तक रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता के कारण और प्रभाव डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? मतलब ये साफ दिख रहा है कि ये भाई बाहरी वैधता तो है नहीं, ये तो वैसे काटो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी काटो। अब बचा क्या, वो आप देख सकते हैं। तो वो क्या बनेगा? आंतरिक वैधता। स्थिति वैधता तो क्या होता है कि बेसिकली सिचुएशन पर निर्भर करता है। क्या आपने क्षेत्र अध्ययन किया, आपके पास ऐसा थी नहीं, आपने अवलोकन अपना लिया, प्रश्नावली अपना लिया, अनुसूची अपना लिया, वो तो है स्थिति वैधता। यहाँ तो सिंपल डिजाइन और रिसर्च के बीच के कारण संबंध है डेटा के बारे में, तो वो आंतरिक वैधता पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का बन जाएगा जब किसी घटना के घटित होने की सूचना एक लंबी समय अवधि के बाद दी जाए, जानकारी का स्रोत है वह पक्षपाती और अक्षम है, शोधकर्ता पर्याप्त तार्किक निकालने में सक्षम ना हो। तो भाई ये कब होगा? तो वास्तव में सभी परिस्थितियों में तब प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख बन जाएगा। जब क्वेश्चन कब बनेगा? क्वेश्चन को हम वैसे सिंपली यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन कब करेंगे? जब ऐसा हो, जब घटना के बाद लंबी अवधि के बाद सूचना दी जाए, जानकारी का स्रोत है वो पक्षपाती है, अक्षम है, सक्षम नहीं है, शोधकर्ता के पास तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न को आधार बनाकर फिर शोध करेंगे। वैसे तो हमारा जो प्रश्न शोध का आधार नहीं होता,
हमारा पहले से निर्धारित रहता है समस्या का चयन करना, समस्या को पहले से निश्चित करना। तो ये मैंने कहा समस्या का पता लगाना हमारा शोध का पहला उद्देश्य है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इसमें उपरोक्त सभी आंसर आएगा। तो साथियों इस तरीके से हल करना है, हर क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ के देखना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन वैसे आपके पुराने क्वेश्चनों के साथ जुड़ रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान नहीं रख रहे और आपको निर्माण वैधता का ध्यान है। मैंने पहले दिखाया था कि आपको पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में उपकल्पना का वर्णन नहीं कर सकता, एक अच्छी परिकल्पना और अनुसंधान की दिशा में पहला कदम समस्या का पता लगाना है। तो हम पहले तो समस्या का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को जोड़ के देखिए 21 को, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आगे 21 भी जुड़ा हुआ है, इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें हल करना है साथियों। तो वास्तव में एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ देख ले, तो इसको 8 के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ देखकर पढ़े तो आपको और अधिक समझ आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक ऐसी स्थिति के वर्णक के रूप के लिए प्रयोग किया जाएगा जब एक शोध उस चर या आयाम को माप सकता है जिसके लिए बना है। तो इसमें क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है 22 में देखते हैं, तो वेदता है। क्या आ जाएगा, विश्वसनीयता नहीं देखेंगे, उसका वेद देखेंगे। तो वर्णक के रूप में प्रयोग है जब शोध उस चर या आयाम के माप सकता है जिसके लिए बना है, तो वेदता देखेंगे, वैलिड भी है कि नहीं। आगे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं, अनुसंधान व्यवस्थित है, ये तो है। अनुसंधान प्रक्रिया ही है, अनुसंधान प्रक्रिया नहीं है। तो आंसर सीधा सा दिख रहा है अनुसंधान तो एक प्रक्रिया ही है। कितना सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यकरण से निकटतम संबंध है, शोध के परिणामों से। तो वास्तव में शोध के परिणाम भारी विदिता निष्कर्ष सबसे जुड़े हैं, तो दोनों से जुड़े हैं शोध के परिणाम तो सामान्यकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर है सी साथियों। 24 नंबर का 25 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में होता है, मौलिकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो वास्तव में इसमें सारी चीजें देखेंगे हम, तो आंसर हो जाएगा डी। तो शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता मौलिकता में भी देखते हैं, वैधता में भी देखते हैं, वस्तुनिष्ठता में भी देखते हैं, यानी कि निष्पक्षता में भी देखते हैं, तो सभी आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग परिणाम दे रही है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। एक शोध विधि या उपकरण अलग अलग परिणाम दे रही है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो निम्न वैधता है, कम विश्वसनीयता है, ये तो उच्च तो आएगा ही नहीं। अब आप इसमें से चयन कर सकते हैं, तो 26 में से। तो वास्तव में देखा जाए तो वैलिडिटी कम है, विश्वसनीयता कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भाई कोई भी चीज है उसमें हर बार यूज करते हैं निष्कर्ष अलग, अब अलग निष्कर्ष आ रहा है तो विश्वसनीय कम है। वैधता का तो बाद में पता चलेगा, हो सकता है वैलिड भी हो, उस पर ISI का ठप्पा लगाओ, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा आपको, तो कम विश्वसनीयता इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, निम्नलिखित अनुसंधान में कार्य साधन मैनिपुलेशन सदैव किसका अभिन्न भाग रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान का, मौलिक अनुसंधान का, वर्णनात्मक का, प्रायोगिक अनुसंधान का। तो 27 में आंसर है। तो जो प्रैक्टिकल अनुसंधान है वहां पे ये मैनिपुलेशन शब्द का प्रयोग होता है, कार्य साधन अभिन्न भाग रहा है प्रायोगिक का। तो ये भी VMP क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रख लेना, ये बार बार पूछा जाए तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब आगे साथियों मैं थोड़ा सा आपका पेन भी चेंज कर लेता हूं। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना कौन सी विधि का प्रयोग करती है, सर्वेक्षण का, विकासात्मक का। ये तो बहुत इजी है, आप इसमें सर्वे मेथड है, सबको पता है कि हमारे जो है सर्वेक्षण विधि प्रयोग में आती है, सर्वे मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, सर्वे होता है जनगणना का। तो वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको देख सकते हैं। किसी विषय के अध्यापकों के संगठन सदस्य अपने कार्य समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए एकत्रित होते हैं, इसे क्या कहते हैं। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में मैंने समझाया भी आपको था। परिसंवाद, तो किसी परिसंवाद कहेंगे, संगोष्ठी कहेंगे, सम्मेलन कहेंगे, कार्य। पहले ध्यान से सुनना, अध्यापकों का एक संगठन है, अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे। भाई सम्मेलन तो है नहीं, ये तो काट सकते हैं पहले ही। तो इसमें क्या है, परिसंवाद ही है।
वास्तव में अध्यापकों का संगठन है, अपने कार्य समीक्षा भावी नियोजन के लिए एकत्रित हुए हैं, तो क्या है वो सिंपोजियम है। जैसे प्लेटो वाली स्थिति थी जो, वही इसमें आएगी। सारे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं परिचर्चा के लिए और उस पर फिर निष्कर्ष निकालेंगे सहमति द्वारा। तो ये ध्यान रखना, संगोष्ठी सम्मेलन नहीं है, यहाँ तो प्रयोग का महत्व होता है। संगोष्ठी में तो, कार्यशाला में तो सिंपली 10 दिन तक चलता है, उसमें सारी चीजें रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया तथा तो उस पर आधारित लेखन कार्य किया, इस कार्य को कहेंगे। चलो जल्दी से बताओ, ये तो बड़ा अच्छा है। तो इसको क्या कहेंगे? लेख कहेंगे, शोध रिपोर्ट नहीं है। क्या कहेंगे? रिपोर्ट ही कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना है। शोध है बार बार खोज करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य पता लगाना। तो वैज्ञानिक ढंग से पता लगाना है। देखो साथियों, यहाँ पर ध्यान रखें, सत्य का पता लगाना तो है, समस्या का समाधान भी है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से पता लगाना है। तो शोध का सबसे बेस्ट आंसर यहाँ सी वाला बैठेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 32 नंबर क्वेश्चन का एक रद्द परिकल्पना कौन सी है? जब परिकल्पना समान हो, चरों के बीच में भिन्नता हो, जब चरों के बीच में भिन्नता ना हो, प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ हो। तो 32 का आंसर हो जाएगा प्रकृति में क्या हो? व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्ति पर जो निर्भर करे ऐसी परिकल्पना क्या है? रद्द परिकल्पना है। मतलब किसी व्यक्ति पर आधारित हो, उसमें व्यक्ति है, उसमें चरों के बीच में भिन्नता से नहीं, व्यक्ति पर ही आधारित है, अपने अनुसार व्यक्ति कर रहा है जो भी कर रहा है, तो रद्द परिकल्पना है। रद्द परिकल्पना, रिजेक्ट परिकल्पना किसको कहते हैं? हाइपोथेसिस। जब वो व्यक्तिनिष्ठ हो, कोई व्यक्ति पर पूरा केंद्रित हो, व्यक्ति के अनुसार संचालित हो, तो वो उसको क्या कहेंगे? रद्द परिकल्पना। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिक आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? जो हम खुद जाके फील्ड वर्क में अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या प्रदर्शित करेंगे? विश्वसनीयता को, वस्तुनिष्ठता को, प्रयोग को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो बैठता है वो डी बैठता है। उसमें सारी चीजों को देखेंगे तो प्राथमिक आंकड़े प्रदर्शित क्या करेंगे? विश्वसनीयता भी करेंगे, वस्तुनिष्ठता भी करेंगे, प्रयोग को भी करेंगे। तो उपयुक्त सभी आंसर आएगा। तो मेरे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना। साथियों, फिर मैं आपसे एक बार कहता हूं, हमारी वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे डायरेक्ट टेस्ट भी देकर देखना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट भी हमारी ऐप एडी शर्मा एलएम एजुकेशन पर रखे हैं। उसमें 3 बार ट्रायल आपको फ्री दिया जा रहा है। बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है, और वीडियो भी सारे वहां रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, नोट्स भी देख सकते हैं। इसके लिए बार बार हमें परेशान करने की या हमसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधी चीजें हमारी ऐप एडी शर्मा एलएम एजुकेशन पर रखी है। आप तुरंत ऐप डाउनलोड करें और इसको निःशुल्क देखें। तो आपको अभी द्वार आपके खुले हैं। अब 34 नंबर वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है उसको क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताओ। अतीत पर आधारित है तो ऐतिहासिक हो गया। इसमें क्या है? ऐतिहासिक शोध। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। बहुत सरल क्वेश्चन है, अद्भुत क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की अवधारणा नहीं है? अवलोकन, जोड़ तोड़, नियंत्रण, विषय विश्लेषण। अभी 35 में क्या है? तो जोड़ तोड़ नहीं होता। एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाई एक शोध है, उसमें क्षेत्रीय अध्ययन किया गया, नियम लागू किए गए, तो नियम को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्रियात्मक शोध। क्या कहेंगे? एक्शन रिसर्च वाली स्थिति बन जाएगी। क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे हैं, समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार करने हैं, उसके लिए नियम को लागू करते हैं, वो क्या है? क्रियात्मक। तो क्रियात्मक शोध के बारे में बोरलू ने भी कहा है, इसमें शोधकर्ता स्वयं अपनी समस्याओं का अपना वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है, तो उसमें फिर नियम लागू होंगे, तो क्रियात्मक शोध होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है? तो इसमें जल्दी से देखें। अवलोकन, परिचालन, नियंत्रित, संदर्भ, एक जन। तो 37 में क्या होगा? अवलोकन। अवलोकन नहीं करते प्रयोगात्मक में, तो वहां जाके परिचालन तो होता है, नियंत्रण, क्योंकि प्रयोग में तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है। अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? शोधार्थी की रुचि, आर्थिक सहायता, सामाजिक प्रासंगिकता, समस्या निदान। देखो साथियों, मेन तो है रुचि। भाई
अनुसंधान जो शोधार्थी चाहेगा उसी क्षेत्र में तो होगा भाई। आर्थिक सहायता से पैसों के लिए थोड़ी होता है, ये तो वैसे ही गलत है। कोई समस्या निदान के लिए भी जबरदस्ती नहीं होता, शोधार्थी शोध करना है। सामाजिक प्रासंगिकता मतलब नहीं होता, तो कई बार हम पुराने चीजों का करते हैं। तो इसलिए शोधार्थी की रुचि ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बेस्ट आंसर ये होगा। शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं मूल, प्रायोगिक, क्रिया शोध, संख्यात्मक, गुणात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, उपयुक्त, सभी हैं। सब तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वास्तव में सारे शोध के प्रकार हैं। मैंने शोध के प्रकार आपको सेकंड वीडियो में बताए भी हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो 39 का भी आपको आंसर क्लियर है। अब हम चलते हैं 40 नंबर। शोध का प्रथम सोपान है समस्या का चयन करना, समस्या को ढूंढना, आंकड़ों का चयन करना। भाई आंकड़ों का चयन वैन तो ये बाद का है। अभी हमारा आंसर इन दोनों के बीच में होगा। अब इसमें ध्यान रखना, तो पहले समस्या का चयन ही करना है, तो पहला यही है। तो इसमें यह ध्यान रखना है, प्रथम सोपान में समस्या का चयन ही आएगा। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है, जिसका आधार होता है प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित, द्वितीयक आंकड़ों पर, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों पर, ऐतिहासिक तथ्यों पर। भाई ऐतिहासिक तथ्य तो वैसे ही निकाल सकते हैं। अब खाली द्वितीयक आंकड़ों पर भी आधारित नहीं होता, और खाली प्राथमिक आंकड़े भी हर जगह मिले ये भी गारंटी नहीं होती। तो 41 का जो आंसर बैठता है वो सी बैठता है। इसमें प्राथमिक प्लस द्वितीयक दोनों रहते हैं, तो आंसर सी आएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि शोध जो भी करते हैं उसमें खाली आप अपने अनुभव के आधार पर सारे आंकड़े इकट्ठे कर सके ये भी पॉसिबल नहीं होता। और द्वितीयक आंकड़ों पर तो शोध का कोई मतलब नहीं है, ऐतिहासिक आंकड़ों पर है तो शोध का कोई मतलब नहीं है। तो वास्तव में प्राथमिक द्वितीयक दोनों का समावेश रहता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रस्तुत किए, उनके शोध को वर्गीकृत किया है। तो अब ये ध्यान रखना है कि मूलभूत शोध के रूप में, मूलभूत शोध ही था उसका, तो बेसिक। इसका आंसर वैसे भी आप ध्यान रखना है, सर्वेक्षण वगैरह नहीं किया, वर्णनात्मक नहीं किया, वो बेसिक है। क्या है? हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए बेसिक जो है रिसर्च है, वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। बेसिक रिसर्च में मैंने बताया भी था आपको, मूलभूत अनुसंधान में वो वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है, तो वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है। तो परिकल्पना को कर देंगे तो उसके बाद क्या आता है भाई? आंकड़ों का व्याख्या करना, शोध आंकड़ों के उपकरणों का चयन करना, आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो भाई उद्देश्यों का कथन तो आएगा नहीं। 43 में देखें, ये तो आएगा नहीं। सबसे पहले आंकड़ों के उपकरण का चयन है, आंकड़ों की व्याख्या तो बाद में करेंगे, आंकड़ों का एकत्रीकरण आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले आंकड़े तभी एकत्रित होंगे जब उपकरण का चयन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें आप अपने आप देख सकते हैं साथियों, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी मेरे दोस्तों। इस तरीके से मेहनत कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमे। थोड़ा सीरियस हो जाइए और मेहनत कीजिए, किसी भी चीज को छोटा मत समझिए। कहते हैं छोटा देख के डरना नहीं चाहिए और मोटा देख के लड़ना नहीं चाहिए। मैंने उल्टा बोला है, छोटा देख के लड़ना नहीं चाहिए, मोटा देख के डरना नहीं चाहिए। अब ढंग से सुन लीजिए। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं स्वतः परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थीकरण, उपयुक्त सभी। तो 44 का आंसर क्या है? तो वास्तव में शोधार्थी के आवश्यक गुण में सभी आएगा। परिप्रश्न की प्रवृत्ति भी है, स्वतः अपना क्वेश्चन भी बार बार अपने से करता रहे, अवलोकन पर निर्भरता भी है, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण भी है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी मेरे दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे जो है, मैं आप थोड़ा सा पेन भी बदलूंगा मेरे दोस्तों, पिंक कलर का लेता हूं। शोध किया जाता है नए ज्ञान के सृजन के लिए और शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए, विद्यमान ज्ञान की पुनः व्याख्या के लिए। तो अब जल्दी से बताओ क्या है शोध का मेन टारगेट क्या है? तो वास्तव में देखा जाए तो सभी है, नए ज्ञान का सृजन भी है, क्योंकि खाली ये दोनों ही बन रहे हैं तो ये अपने आप आ जाएगा। शोध उपाधि भी चाहिए आपको, तो इसलिए ये भाई ये दोनों तो है, नए ज्ञान का सृजन भी और पुराने ज्ञान की व्याख्या भी। अब ये भी आएगा, शोध उपाधि भी चाहिए आपको, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। एक श्रेष्ठ प्रणाली का गुण है प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या, प्रश्नों का विकलाकार, प्रश्नों की न्यूनता, प्रश्नों की सरलता व स्पष्टता। तो प्रश्नों की सरलता स्पष्टता ज्यादा बेस्ट है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रश्नों की सरलता व स्पष्टता। ज्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए,
कम भी नहीं होने चाहिए, विशाल आकार भी नहीं होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिए हैं, सरल व स्पष्ट है, तो ये श्रेष्ठ प्रणाली का गुण है। अब मैं बहुत लंबा लेके आता, फिर उसमें से आप पढ़ते देखते तो आपको भी टेंशन होती और मुझे भी। मेरा उद्देश्य तनाव देना नहीं है, एग्जाम पास कराना है, आपको सफलता दिलाना है मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं साथियों, सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करना। समूह में जाता है वहीं बच जाता है, समूह में प्रतिनिधि भेजता है, समूह से दूर रहता है, भाई वो वहीं रह जाता है। तो ये आपको सबको पता है, और वहीं रहता है सहभागी अवलोकन में, और वहीं बस जाता है, उसका मूल निवासी बनने की कोशिश करता है, तभी हल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये भी आपको पता है। क्षेत्र अध्ययन संबंधित है वास्तविक जीवन की स्थितियों से, ये भी आपको मालूम है, तो इसमें भी आपको तनाव नहीं लेना। अब 49 में देखते हैं, मापदंडों की स्थापना करने वाली पद्धति का नाम है। अब ये है सांख्यिकी पद्धति। मापदंड किसमें होते हैं? सांख्यिकी। तुलनात्मक प्रयोगात्मक में, समाजमिति में नहीं। मापदंड जो लिए जाते हैं, नॉर्म्स लिए जाते हैं, वो सांख्यिकी पद्धति में लिए जाते हैं, सूचकांक वगैरह। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 50 नंबर क्वेश्चन और आपका है, सर्वे अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान की उपेक्षा, ऐतिहासिक तुलना, वर्तमान अवस्था की निश्चित पैमाने से तुलना। तो उसमें आंसर आप बताइए। तो वास्तव में सबसे मेरे प्यारे दोस्तों बेस्ट आंसर क्या है? वह है वर्तमान अवस्था का निश्चित पैमाने से तुलना करना। तो ये आपको सी आंसर है 50 का, ये ध्यान रखना। तो साथियों, मैंने आपको 50 क्वेश्चन अद्भुत कराए। मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान देना है, आपको सफलता के निकट ले जाना है, या सफलता को प्राप्त कराना है, ताकि आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, हमारे सारे वीडियो ऐप हमारी एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन पर रखे हैं, सारे टॉपिक भी और सारी वीडियो भी आप आराम से देखें और हमारे अनुभवों का लाभ उठाएं, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदाई चाहूंगा प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।